नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड पुलिस विभाग में जवानों के लिए 4600 ग्रेड पे को लेकर उठ रही मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ग्रेड पे की समस्या का समाधान कर दिया है। फिलहाल पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 17,500 पद हैं और हेड कांस्टेबल के 3,440 पद हैं। साथ ही एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं है। पुलिस जवानों को समय से प्रमोशन देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद और एडिशनल एसआई का नया रैंक बनाने और इसके लिए 1750 नए पद स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ग्रेड पे 4200 होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान निकालने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। इससे 5200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को प्रमोशन का मौका मिलेगा। उनका ग्रेड पे 4200 होगा। 1750 नए पद एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद हेड कांस्टेबल के बनेंगे। सभी का ग्रेड पे 4200 होगा। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 5200 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहां पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है। और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 पद जो है हमारे हेड कांस्टेबल रैंक के बनेंगे। सब मिलाकर हमारे 5200 से ज़्यादा पद हो जाएंगे। उनका ग्रेड पे 4200 होगा और इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे जवान और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ काम करें। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़ रहे हैं। हितेश, देखिए, रोजगार के मामले में भी सरकार की ये पहल सराहनीय है और उसके साथ ही जो पुलिस विभाग में कार्यरत हैं उनके लिए भी प्रमोशन के मौके। जी बिल्कुल, देखिए, सालों से उठ रही 4600 ग्रेड पे की जो मांग है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्थक कर दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस कर्मियों के परिजन लगातार उत्तराखंड में पिछली भी सरकारों के खिलाफ आंदोलन करते रहे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बीच का रास्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाला है, तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। और जिस तरह से एडिशनल एसआई का जो पद कभी उत्तराखंड में रहा ही नहीं और एडिशनल एसआई के पद को लागू करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो प्रमोशन के लिए है उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। जिस तरह से 5200 पदों की बात कही है, हेड कांस्टेबल की बात कही है इसमें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रमोशन की बात इसमें मुख्यमंत्री ने कही है, ये भी इसमें फायदेमंद रहेगा। जी हितेश, पुलिस विभाग से किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आई, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग भी की जा रही थी? जी बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने भी इस मुख्यमंत्री के फैसले को मतलब सराहना की। उन्होंने भी कहा है कि ये उत्तराखंड की जो पुलिस है उसके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई सालों से यह मांग उठ रही थी, क्योंकि जिस तरह से इसमें मुख्यमंत्री 4200 रुपये अब इसमें ग्रेड पे कर दिया है, जिस तरह से इसमें प्रमोशन मिलेंगे और हेड कांस्टेबल को भी इसमें प्रमोशन मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पुलिसकर्मी है वो भी इस निर्णय से सहमत हैं। बिल्कुल हितेश, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर कांग्रेस में चल रहा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि हरीश रावत गाहे बगाहे अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से हरीश रावत ने पंचायत चुनाव को लेकर संगठन की मंशा पर सवाल खड़े किए और खुद की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर यह मामला प्रचारित है। सोशल मीडिया पर हरीश रावत के बयान आने के बाद राज्य की राजनीति गरमाने लगी। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कही कि जिस तरह से हरिद्वार पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सीटों के टिकट का बंटवारा हुआ,
वहीं कांग्रेस में मचे घमासान पर हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कल है, कोई नई बात नहीं है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भर्ती घोटाले को लेकर गंभीर है, पूरे मामले की जांच करा रही है। जरूरत पड़ने पर इस मामले की सीबीआई जांच भी कराने की तैयारियों में है सरकार। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे ही पता लगा कि अधीनस्थ चयन आयोग में नियमों को ताक पर रखकर कुछ नियुक्तियां हुई हैं, तो उसकी जांच प्रारंभ कर दी। और प्रारंभ ही नहीं की, बल्कि उसमें लगभग 3 दर्जन करीब गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। लगातार हमारी सरकार स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा। वहीं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। जो लोग देश के लिए कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो लोगों को कांग्रेस ने अपना सिरमौर बनाया, उनको अपने साथ रखा, उनको बहुत बड़ी इज्जत दी। यानी कि जो देश को तोड़ने के लिए कस्में खाते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो वो आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले तो आप उनको कैसे रखा आपने, ये तो बताइए। जो देश को तोड़ने की रस्म अदा कर रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएमओ पहुंच चुका है। देहरादून स्मार्ट सिटी का मामला, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना, निर्माण कार्य में देरी का मामला पहुंचा है पीएमओ। दरअसल निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता का मामला है ये। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में किस तरह से गुणवत्ता से समझौता किया गया है। 2017 में स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत हुई। परियोजना के लिए 1000 करोड़ का बजट फाइनल किया गया था। सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, स्मार्ट सिटी परियोजना, इसमें किस तरह से गुणवत्ता में कमी पाई गई है और मामला पीएमओ तक पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, देखिए यह प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये उत्तराखंड में ही नहीं, देश के कई राज्यों में यह प्रोजेक्ट चल रहा है और वहाँ पर वाही भी बटोर रहा है। लेकिन जो हालात उत्तराखंड के बने हुए हैं, खासकर राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें, यहाँ पर करोड़ों रुपए का बजट केंद्र सरकार द्वारा देहरादून उत्तराखंड को दिया गया था और देखने को जो यहाँ पर मिल रहा है वो हालत जस की तस सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारियों की जो लीपापोती इसमें देखी गई है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। और इतना ही नहीं, इसमें जो विधायक है, जो राजपुर, जो मेन सिटी यहाँ की है देहरादून, और देहरादून की जो पोर्श एरिया है वो राजपुर यहाँ पर कहलाया जाता है, राजपुर रोड उसको बोलते हैं।
तो उस एरिया का हल स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बद से बदतर कर दिया है। उसको लेकर विधायक भी नाराज है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर 25 तारीख तक इसमें कुछ साफ देखने को नहीं मिला तो कहीं ना कहीं मैं भी धरने पर बैठने का काम करूंगा। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से स्मार्ट सिटी के जो काम है पिछले 3 डीएम को यहाँ पर दिए गए और तीनों ने इसमें घालमेल करने का काम किया। अब स्मार्ट सिटी का जो काम है वो सोनिका को दिया गया। अब देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर स्मार्ट सिटी का कार्य कुछ सुधार लाता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक है वो अपने सत्ता के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। जी हितेश, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई कि अपनी ही पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठने को तैयार हैं, और खासकर स्मार्ट सिटी परियोजना जो कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें इस तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सीधे इसमें अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि आरोप इस तरह के हैं कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी का जो करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर आया था और 500 से 600 तक करोड़ रुपए का बजट अभी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बाकी का बजट कहाँ गया, क्योंकि जो यहाँ का कोष है वो खाली बताया जा रहा है, और जब राहत कोष में ही कुछ नहीं बचेगा तो स्मार्ट सिटी के कार्य में क्या होगा ये खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि विधायक हो या अन्य कोई अधिकारी हो या फिर नेता हो, सभी की आपसी जो लड़ाई है ये जारी है। जी, और जिसके चलते ये स्मार्ट सिटी का जो मामला है पीएमओ तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो पीएमओ पहुंच चुका है देहरादून स्मार्ट सिटी मामला। देहरादून को स्मार्ट बनाने की योजना इसके जरिए शुरू की गई थी, लेकिन निर्माण कार्य में लगातार देरी हो रही है। निर्माण कार्य में दरअसल खराब गुणवत्ता का मामला सामने आया है, और इसको लेकर अब खुद पार्टी के विधायक पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठने को तैयार हैं। परियोजना के लिए 1000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था। सीवर लाइन, स्मार्ट रोड और स्मार्ट स्कूल्स इस परियोजना के तहत बनाए जाने थे। स्मार्ट सिटी योजना खासकर केंद्र सरकार की तरफ से इसे चलाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट जिसमें इस तरह गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में विश्व मैत्री दिवस के मौके पर जैन समाज के लोगों ने क्षमा वाणी महापर्व का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। जैन समाज के धर्मगुरु आचार्य विबुद्ध सागर जी महाराज समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि जैन समाज क्षमा वाणी महापर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाता है। 10 दिन तक जैन समाज के लोग पूरे साल में अपने द्वारा जाने या अनजाने में किए गए अपराध की क्षमा याचना करते हैं। जैन समाज में क्षमा वाणी महापर्व का काफी महत्व है। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षमा वाणी महापर्व पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। समाज के द्वारा जिस प्रकार से क्षमा वाणी प्रोग्राम हरिद्वार में भी संपन्न हुआ, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर एक जैन समाज एक ऐसा है जो इस प्रकार के कार्यक्रम करता है। आज पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार जैन समाज आगे बढ़ा है और 40 लाख की जनसंख्या देश में होने के बावजूद 27% का जिनका आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान हो, तो उसमें एक कारक ये भी हो सकता है कि आपके अंदर भाव जो है उदार है, करुणा का है। वहीं हरिद्वार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहादुराबाद ब्लॉक के ग्राम दादूपुर गोविंदपुर में 2 महिला प्रत्याशियों के शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। सभी पदों पर नामांकन प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को प्रशासन को गुमराह करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन कर रहा है। समीक्षा का आज आखिरी दिन है, तो जो भी कैंडिडेट नॉमिनेशन भरते हैं आमतौर पे वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, सभी एफिडेविट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट सही या गलत
अगर उनके द्वारा पेश किए गए हैं तो उसका परीक्षण इस समीक्षा के दौरान किया जाता है। साथ में ही समीक्षा के टाइम पे अगर कोई आपत्ति करता है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो अभ्यर्थी द्वारा सबमिट किया गया हो, अगर उसमें कोई आपत्ति फील होती है तो सभी आपत्तिकर्ता उसकी समीक्षा से पहले अपना आपत्ति सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद आरओ का ये डिसीजन फाइनल होता है उस आपत्ति पर डिसीजन कैसे लेना है। तो अगर किसी की आपत्ति आई होती है तो उस पे आपत्तिकर्ता और अभ्यर्थी दोनों को बुला के उस डॉक्यूमेंट का अच्छे से परीक्षण किया जाता है और उसके बाद प्रॉपरली उसका अच्छे से निरीक्षण करके आरओ ये फैसला लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को सबमिट, इस नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। बात करेंगे हरिद्वार के बहादुराबाद थाना इलाके की, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी का माहौल है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते एक पत्नी ने अपने पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वहीं पिता की हत्या होते देख बेटे ने अपनी सौतेली मां का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी युवक ने खुद को थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हस्बैंड वाइफ हैं और ये दूसरी वाइफ है इंजमान उल हक हैं और उनकी वाइफ हैं सितारा। दोनों लोगों का मर्डर हुआ। जिसने मर्डर किया वो इंजमान उल हक का बेटा ही है और वो चौकी में गया, उसने ही सूचना दी कि मैंने मर्डर किया है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतका है उनके घर वालों। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर का। संजय, हरिद्वार में डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है, क्योंकि खासकर यहाँ पर एक बेटे ने ही अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी। देखिए चारुल, हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मगरूरपुर का मामला है, जहां पर एक पारिवारिक कलह के चलते डबल मर्डर हो गया। हालांकि अगर लोगों से हमने पूछताछ की, हमारी टीम वहां पर पहुंची, तो लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो रोजाना की कलह थी, रोजाना एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि पहले पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी, उसके बाद अपने बाप की हत्या देख बेटे ने अपनी मां को मार दिया। तो कहा जा सकता है इसके बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल है और इसके बाद कहीं ना कहीं जो बेटा था वो खुद ही पुलिस थाने में जाके सरेंडर हो गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है या फिर अन्य कोई शख्स इस पूरी कहानी के पीछे है तो वो भी कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे किया जाएगा। तो इसी को लेकर तमाम हर पहलुओं पर जांच चल रही है। हालांकि आसपास के लोगों से पूछताछ भी चल रही है कि आखिर इस पूरे रहस्य के पीछे, पूरे मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है। चारुल। संजय, क्या जो आरोपी बेटा है उसने इस बात का जिक्र किया या पूछताछ में क्या बताया कि आखिर किस वजह से मामला इतना बढ़ गया कि उसके पिता, माफ कीजिएगा, उसकी माता ने उसके पिता का कत्ल कर दिया, फिर उसने माता का कत्ल कर दिया? विवाद आखिर कहां से जन्म लिया? देखिए, बीते 2 महीनों से करीब जो पति पत्नी थे उनमें आपसी कलह रहती थी। हालांकि जो बेटा है उसका साफ तौर पर कहना है कि मेरी सौतेली मां है और कहीं ना कहीं जो व्यवहार है वो पिता के साथ अच्छा नहीं था। इसी को लेकर तमाम रोजाना झगड़ा होता था और इसी को देखते हुए एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि कहानी पूरी आपके सामने है कि क्षेत्र में डबल मर्डर हो गया। हालांकि पत्नी ने जिस तरह से कुल्हाड़ी से वार कर अपने पति की हत्या की है तो मामला दिल दहला देने वाला है। तो इसी को लेकर जब बेटे ने पूरी घटना देखी तो कहीं ना कहीं मां को भी गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि बेटा पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर रहा है और पुलिस भी हर पहलुओं पर जांच कर आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। चारुल। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।